आज हम कॉपरेटिव्स का जो है वो एक नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं। जो हमारी आपके पास जो बुकलेट्स हैं उन बुकलेट्स में वो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पीएससी ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कोऑपरेटिव्स के सिलेबस को। एक में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और एक में मूवमेंट्स हैं। हमने अपनी जो मटेरियल है उसी को उसी स्टाइल में बनाया है। ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं ये बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है पीएससी के सिलेबस का उसको डिस्क्राइब करता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इसको लेके डायलेमा में हैं कि मूवमेंट्स को पहले पढ़ना है या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को। तो अब आपको जो नेक्स्ट बुकलेट पढ़नी है वो पढ़नी है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव्स। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव्स इंडिया में क्यों एस्टैब्लिश किए गए थे। आप लोग सीधे 1904 एक्ट से स्टार्ट करें, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ इंडिया में हुआ है कोऑपरेटिव्स को लेके, तो वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इंडिया में कोऑपरेटिव्स के लिए जो है वो वे फॉरवर्ड कैसे हुआ, किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ कोऑपरेटिव्स का इंडिया में। आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले रीजंस कि ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत इंडिया में पड़ी। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो वो एज ए ट्रेडर्स आए, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज ए पॉलिटिकल मास्टर ऑफ इंडिया। बट उनकी बहुत सी एक्सप्लॉयटेशंस थी। सोशली वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव्स है इसका मेन जो मोटिव था, जिसके पीछे की जो बैकग्राउंड थी वो ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से जो है वो रिलेट करती है। तो हम सीधे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पे आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी बुकलेट है उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि सोशल एक्सप्लॉयटेशन क्या है, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन क्या है। हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया में किस तरीके से जो इंडियन मासेस थे यानी जो इंडिजीनियस लोग थे उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया अपने बेनिफिट के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडिया की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी उनको इफेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जब वो बाहर से ब्रिटिश मेड गुड्स लाते थे उनको चीप रेट्स में यहाँ पे इंडिया में बेचते थे, तो जो इंडिजीनियस मार्केट थी उसको बहुत कंपटीशन मिलने लगा। उसके अलावा उन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि पूरी तरीके से एग्रीकल्चर को उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया। कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए। इन कैश क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो फार्मर्स होते थे, पीजेंट्री क्लास जो थी वो बहुत इफेक्ट हुई, क्योंकि इन कैश क्रॉप्स को उगाने के लिए उनकी कल्टीवेशन के लिए बहुत सा पैसा ज़रूरत पड़ता था। तो इसी वजह से जो कोऑपरेटिव्स है उनकी शुरुआत इसी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से। वो कैसे हुई, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम चले जाएंगे कि सॉरी, जब लोन मैंने आपको बोला कि कमर्शियल एग्रीकल्चर को, कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको कल्टीवेट करने के लिए बहुत सा लोन जो था वो फार्मर्स को जो है वो मनी लेंडर से लेना पड़ता था। और उसकी वजह से जब इस एक्सप्लॉयटेशन का रिटेलिएशन जो है वो रिवोल्ट्स की फॉर्म में या रेबिलियंस की फॉर्म में है, बहुत सी रिवोल्ट्स हुई, इंडिगो रिवोल्ट, पाबना मूवमेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डेक्कन। जो डेक्कन के जो डेक्कन राइट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से कोऑपरेटिव्स की शुरुआत हुई थी। वो कैसे हुई थी कि डेक्कन राइट्स जो है वो 1875 में हुए थे। डेक्कन जो है वो एरिया है जो महाराष्ट्र से का जो एरिया है उसको डेक्कन कहा जाता था। यहाँ पे क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे, यहाँ के जो पीजेंट्स थे, उन्होंने बहुत सा जो लोन है वो मनी लेंडर से उठाया हुआ था। उस लोन के बजाय उनका इंटरेस्ट वो कभी पूरा नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए मनी लेंडर्स जो थे वो उनका यूज़ करते थे एज ए डेप्ट प्योनेज। डेप्ट प्योनेज को कमूती बोला जाता है। इस वर्ड को कमूती बोला जाता था डेक्कन में। और उसका मतलब ये होता था कि अगर आप इंटरेस्ट या लोन पे नहीं कर पा रहे हो तो एज ए बॉन्डेड लेबर आप हमारे अंडर काम करोगे। बॉन्डेड लेबर का मतलब, जिसको कमूती कहते हैं, इसका मतलब है कि आपको हम लेबर आपका यूज़ तो करेंगे बट उसके इन ल्यू ऑफ दैट लेबर आपको कोई कैश नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो डेक्कन के जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने क्या स्टार्ट किया, डेक्कन राइट्स। अब ये डेक्कन राइट्स कोऑपरेटिव्स के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट बने, वो ऐसे बने कि इन डेक्कन राइट्स की वजह से
जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स किया गया ब्रिटिश अथॉरिटी को, और उन्होंने डेक्कन राइट कमीशन बनाया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1878 में सबमिट किया, और इस रिपोर्ट में पहली बार ये बोला गया कि फार्मर्स के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाएं, और एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट आया 1879 में। अब इससे पहले बहुत से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट तो आ रहे थे। इसका ये मतलब है कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस को या पॉलिटिकल जो उस टाइम पे सिचुएशंस थी उनको चेंज करने के लिए बहुत से एक्ट्स आ रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चरल फील्ड में जो एक्ट आया था वो था एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879। इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था पूना में, सतारा में, अहमदनगर और शोलापुर में। इस एक्ट के प्रोविजंस ऑल्दो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे फार्मर्स के लिए, बट इतना था कि उनको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया। उस रिलीफ में ये कहा गया कि जो भी फार्मर्स डेप्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि दोज हु वर अनेबल टू पे डेप्ट, उनको अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा। लेकिन फर्दर ये मोमेंट्स चलती रही, और इसी मोमेंट्स के साथ साथ एक और नेचुरल डिज़ास्टर्स जो थे वो भी बहुत इफ़ेक्ट करते थे इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो उस टाइम पे चीज़ थी वो थी फेमाइंस। बहुत इंडिया में रेकरेंट फेमाइंस जो थे वो इंडिया में आते थे, और वो एक पेरिनियल फीचर बन गए थे इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कि हर बार फेमाइंस जो थे वो आते जा रहे थे। इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 इम्पॉर्टेंट फेमाइन कमीशंस बनाए थे। फर्स्ट फेमाइन कमीशन जो था वो ग्रेट फेमाइन के टाइम पे बनाया गया था। ग्रेट फेमाइन 1876 टू 1878 में आया था, और ये आपको हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेट फेमाइन कब आया था। और इसमें जो प्रोविंसेस इफेक्टेड थे वो थे मद्रास, बॉम्बे, यूपी एंड पंजाब, और 5 मिलियन पीपल इसमें पैरिश्ड हो गए थे। तो इस वजह से उस टाइम पे जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने एक कमीशन बनाया, और उस कमीशन के जो हेड थे वो थे रिचर्ड स्ट्रेची। और रिचर्ड स्ट्रेची ने कहा कि फर्स्ट टाइम रिचर्ड स्ट्रेची की रिपोर्ट में ये कहा गया कि स्टेट इंटरफेरेंस होना चाहिए, यानी स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको इंटरफेयर करना चाहिए, और फूड ट्रेड में इंटरफेयर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ फेमाइन। दूसरा इन्होंने बोला कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, किस बेसिस पे लोगों को पैसे दिए जाए, या उनको रॉ मटेरियल दिया जाए, या फिर उनको नॉट रॉ मटेरियल, रॉ फूड दिया जाए, या फिर उनको कुक्ड फूड दिया जाए, और लैंड रेवेन्यू जो है या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए या फिर रेमिट कर दिया जाए। तो इस तरीके के प्रोविजंस जो थे वो फर्स्ट फेमाइन कमीशन में आए थे। सेकेंड फेमाइन कमीशन जो था वो 1896 और 97 के बीच में बना था, क्योंकि इस टाइम पे बहुत मैसिव फेमाइन इंडिया में आया था, जिसमें मोर देन 34 मिलियन पीपल इसमें जो थे वो अफेक्टेड थे। और इस टाइम पे एरिया जो था वो बहुत बड़ा एरिया था, पूरे इंडिया में ये इफेक्ट हुआ था इस फेमाइन का। और यहाँ पे सर जेम्स लॉयल जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, उनके अंडर एक कमीशन बनाया गया जिसे हम सेकंड फेमाइन कमीशन कहते हैं। और इस फेमाइन कमीशन के भी बहुत से रिकमेंडेशन थी जो हमारी बुकलेट में आपको मिल जाएंगी। जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो थी इरिगेशन, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। यहीं से फिर वापस थर्ड फेमाइन कमीशन जो था वो 1899 और 1900 के बीच में आया था। उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने मैकडॉनल्ड के अंडर एक थर्ड फेमाइन कमीशन बनाया जिसकी रिपोर्ट 1901 में आई, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पे कोऑपरेटिव सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुआ। वो कैसे स्टार्ट हुआ कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए जो फेमाइन के टाइम पे नहीं बल्कि उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएं ताकि लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो सके, वो खुद एक दूसरे की मदद कर सके। तो इसी फेमाइन कमीशन ने जो स्ट्रैटेजी थी उसमें बहुत सी चीज़ें बोली जो सारी बुकलेट में आपको मिल जाएगी, लेकिन जो मेन थी क्योंकि हमें कोऑपरेटिव्स में आना है तो वो था एग्रीकल्चरल बैंक्स। फर्स्ट टाइम बोला गया कि एग्रीकल्चर बैंक्स एस्टैब्लिश किए जाएं ताकि फार्मर्स जो हैं उनको प्रॉपर लोन दिया जाए, वो प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट पे कर सके और इफ़ेक्टिवली ये बैंक्स जो हैं वो फार्मर्स के लिए काम करें। क्योंकि इससे पहले फार्मर्स जो हैं वो इनफॉर्मल वे में जाके जो है वो लोन लेते थे मर्चेंट से या मनी लेंडर से। तो इस बार बोला गया कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए और एग्रीकल्चर बैंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश होने चाहिए। और अभी आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फार्मर्स के लिए, जिसमें नाबार्ड
को आपको पढ़ना ही है कोऑपरेटिव्स में, तो मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसके बाद इसी रिपोर्ट के बेसिस पे म्यूचुअल डेब्ट सोसाइटीज़ जो हैं उनको बनाया गया और म्यूचुअल लोन एसोसिएशन बनाएगी पंजाब में, यूपी में, मद्रास में और बंगाल में। और इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया गया अंडर जनरल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो म्यूचुअल लोन एसोसिएशंस इन एरियाज में बनाई गई थी उनको किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड किया गया, तो आंसर इज जनरल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके बाद 1892 में एक बहुत इफेक्टिव स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया। वो क्या लिया गया कि जो डेरिक निकोलसन थे उनको अपॉइंट किया लॉर्ड वेनलॉक ने, जो कि गवर्नर थे मद्रास के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें बोला गया कि इंडिया में किस तरीके से कोऑपरेटिव्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, और उस टाइम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं चल रही थी, आपको याद रखना है। उस टाइम पे सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स की बात चल रही थी, कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी नहीं, एग्रीकल्चरल बैंक्स की ज़्यादा बात चल रही थी। तो डेरिक निकोलसन जो थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें इन्होंने अपनी रिपोर्ट को समड अप किया एक सिंगल सेंटेंस में, एंड दैट इज फाइंड रेफेसन। जिसने भी कोऑपरेटिव्स की प्रिपरेशन की होगी उनको पता होगा कि रिफाइसन जो था वो एक ऐसा मॉडल था जो फर्स्ट कोऑपरेटिव मॉडल है जिसे जर्मनी में इस्टेब्लिश किया गया था। सिमिलर बेसिस पे ये कहा गया, इस रिपोर्ट का नाम था फाइंड रेफेसन, और इसी रेफेसन के बेसिस मॉडल पे बोला गया कि इंडिया में एग्रीकल्चर क्रेडिट बैंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएं। तो इस तरीके से बहुत से इनिशिएटिव्स 1904 एक्ट से पहले लिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से 1904 एक्ट आया और इस क्रेडिट बैंक्स का जो इफेक्ट था वो किस तरीके से एग्रीकल्चर क्लास पे पड़ा। इसी बुकलेट के बेसिस पे जो हमारी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसी बुकलेट के बेसिस पे 2-3 प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आते हैं। कि लॉ पास्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट विच रिड्यूस द वैलिडिटी ऑफ बॉन्ड्स फॉर 3 years। जिनके पास ये बुकलेट है उनको पता होगा इसका आंसर है लिमिटेशन लॉ, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया विच फेमाइन कमीशन रिकमेंडेड स्टेट इंटरफेरेंस इन फूड ट्रेड इन द इवेंट ऑफ फेमाइन। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट फेमाइन कमीशन ने कहा था कि जो स्टेट है उसको फूड ट्रेड में इंटरफेयर करना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस बुकलेट से आ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़रूरी है कि वो 1904 एक्ट से पहले किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना था कोऑपरेटिव्स का इंडिया में, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।